बीती कक्षाओं में हमने घरेलू हिंसा के बारे में बहुत गहन विचार विमर्श किया। हमने इसके तमाम परिप्रेक्ष्यों को जानने का प्रयास किया, पर चूंकि एक लंबा अवकाश हमें मिला दीपावली के कारण, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और जिस प्रकार दीपावली के दिए अंधकार में प्रकाश को एक इस प्रकार से उज्जवल करते हैं कि जीवन के समस्त अंधकार उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि दूर हो गए हैं। वो यथार्थ हो आपके जीवन में, आपके जीवन में हर वो परेशानी जो आपके जो राहें हैं, जो मंजिल हैं, जो स्वप्न हैं, उनको धूमिल करती हैं, वो सभी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए अब हम विद्या अध्ययन के उन्हीं चरणों पर आगे बढ़ते हैं जो हमें अंतोतगत्वा हमारे स्वप्नों को साकार करने में सहायक होंगे। हमने जो कि आपका सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है घरेलू हिंसा, उसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था, पर चूँकि हमेशा से हमने एक परंपरा कायम कर रखी है पिछले वर्षों में भी, जैसे प्रथम वर्ष में जब मैंने आपको पढ़ाया था, दीपावली अवकाश के बाद जो कुछ हमने पढ़ा उसे हमने पुनः दोहराया, जिससे जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपके स्मृति पटल पे अंकित हो जाए और आपको सहजता हो अपने जो कुछ विस्मृत अध्याय के अंश हैं वो पुनः आपको याद हो जाए। तो चलिए हम घरेलू हिंसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, घरेलू हिंसा क्या है? जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी और नाम से स्पष्ट होता है, वो हिंसा जो घर के भीतर दीवारों में हो, अर्थात घर की चार दीवारी के भीतर की गई हिंसा घरेलू हिंसा है। अब हम सभी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो सदैव महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा की बात ही क्यों आती है? तो इसका एक उत्तर पहले भी मैं दे चुकी हूँ कि चूँकि महिलाओं को सदैव से ही एक द्वितीयक स्थान समाज में दिया गया है, जिसे किसी भी रूप में आदरणीय या सम्मानीय नहीं माना जाता, पर हमारे मानने या मानने से ना मानने से इस पूरी जो वास्तविकता है, जो ये सत्य है, इस पे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। सदियों से घरेलू हिंसा का ये मुख्य कारण रहा, क्योंकि महिलाओं को एक द्वितीयक स्थान दिया गया और उनकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें पूरी तरीके से उसकी अवहेलना की गई और कहीं ना कहीं ये मन मस्तिष्क में पुरुष सत्तात्मक समाज के अंकित हुआ कि जो कुछ समाज में बेहतर है वो उनके कारण है और जो कुछ समाज, परिवार और देश में नकारात्मक है उसके पीछे कहीं ना कहीं महिलाएं हैं। ये पूर्णतः मिथ्या अवधारणा सिर्फ इसलिए गठित की गई, इसलिए बनाई गई, जिससे वो अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट कर सके, नामांकित कर सके, जो उनके वर्चस्व को स्वीकार कर सके। अब ऐसी स्थिति में अब स्वभावतः आपके मन में, जब मैं बच्ची थी तो मेरे मन में भी ये प्रश्न आया था, आपके मन में भी ये प्रश्न आएगा कि जब ये बात है तो महिलाएं क्यों उनके वर्चस्व को स्वीकार करती हैं, मना करती हैं वर्चस्व को स्वीकार करने से। वो भी किसी भी रूप में पुरुष से कम जब नहीं है तो वो उनकी सत्ता को क्यों स्वीकार करती हैं? तो इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है, वो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा था, वो है सामाजिकरण। हमारी सामाजिकरण क्या है, जिसे इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। क्या सीखना? वो सब कुछ सीखना जो आपको समाज का सकारात्मक सदस्य बनाए।
चोरी करना सीखना, चोरी करना बाकायदा कुछ ऐसे समूह होते हैं, कुछ ऐसे संगठन होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाकायदा चोरी करना सिखाते हैं। पर चोरी करना सीखना सामाजिकरण नहीं है। किसी की हत्या करना सीखना सामाजिकरण नहीं है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण आपको समाज का सकारात्मक सदस्य बनाता है। फिर ये घरेलू हिंसा कैसे सीखी गई? ये घरेलू हिंसा सिखाई नहीं जाती। कभी ये नहीं कहा जाता इस महिला को मारो। देखिए, जब बच्चा बालक होता है, जब अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, वो हाड़ मांस का पिंड मात्र होता है। अब कुछ चीज़ें जैसे जैसे वो उत्तरोत्तर बड़ा होता है, आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर की कक्षा में कि शौच अवस्था आती है, फिर उसके बाद आगे उत्तरोत्तर अनेक अलग अलग चरणों के उससे वो होता हुआ परिपक्व अवस्था तक गुजरता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसे समझाई जाती हैं, जैसे आप धीमे बोलिए, आप बड़ों का आदर कीजिए, आप घर के काम में सहयोग कीजिए। इस तरह की अनेक बातें सामाजिकरण में सिखाई जाती हैं। सामाजिकरण की इकाइयाँ कौन सी हैं? प्रथम इकाई तो परिवार ही है, फैमिली है। उसके बाद इकाई आपका मित्र समूह है, जिसे पीयर ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आपका वो पीयर ग्रुप पहले आपके आसपास के, जब आप छोटे होते हैं तो आसपास के बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद आप जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ के बच्चे होते हैं। इसके पश्चात नातेदारी समूह सिखाने की जो एजेंसीज हैं उसके रूप में कार्य करता है, जैसे किनशिप रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारे प्राइमरी एजेंसीज हैं। उसके बाद सेकेंडरी एजेंसीज का रोल शुरू होता है, जिसमें धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल एजेंसीज हैं, है ना। ये सारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपका सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लगभग अगर सामाजिकरण के सिद्धांत के संबंध में चर्चा करें तो लगभग आज से 30-40 वर्ष पूर्व जो जनसंचार माध्यम थे, मास मीडिया था, वो सामाजिकरण में शायद ना के बराबर रोल प्ले करता था। परंतु अब हम मास मीडिया को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। वो भी सोशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी के रूप में वर्क करता है। अब आती है बात कि फिर घरेलू हिंसा कैसे सीखी। देखिए, बात सिर्फ घरेलू हिंसा की नहीं है। घर में जो कुछ भी, एक तो सप्रयास सिखाया जाता है। एक जो बालक है वो घर में हो रही घटनाओं को धीरे धीरे आत्मसात कर लेता है। ठीक है, अब किस प्रकार से आत्मसात करता है कि वो लगातार किसी घटना को निरंतर घटित होते हुए देखता है तो वो उसे जीवन में सहजता से स्वीकार कर लेता है और उसे वो पता ही नहीं चलता कि कब उसके जीवन का वो अविभाज्य अंग बन गई है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिन परिवारों में, परिवार के सदस्यों में तारतम्य होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति आदर होता है, एक दूसरे से बात करते हुए सहजता होती है, भावनाओं से एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, वहाँ बच्चे को ये सब सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वो सहज भाव से इन सब चीज़ों को सीखता है। वही दूसरी ओर जब बालक उस परिवार में जन्म लेता है जहाँ आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन तनाव की स्थिति होती है, आपस में मनमुटाव होता है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, ऐसी भाषा का प्रयोग होता है जो समाज में सम्मानीय नहीं है, तो वो बच्चा स्वाभाविक तौर पर उस भाषा को अंगीकार कर लेता है बिना ये जाने समझे कि वो उसके लिए उचित है या नहीं है। आप देखिएगा, वो परिवार, खासकर यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जो परिवार झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या जो बहुत गरीबी के स्तर से नीचे हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं अधिकतर, हमेशा नहीं पर कई परिवारों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं।
तो जहाँ घरेलू हिंसा होती है, जहाँ एक बालक अपने पिता को देखता है कि वो उसकी माँ की शारीरिक तौर पर माँ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, या फिर देखता है माँ से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, तो शनि शनि उस बच्चे को ये महसूस होता है कि ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि, और साथ ही साथ वो देख रहा है कि बावजूद इसके माँ पिता का पूरा ध्यान रख रही हैं और अपने प्रति हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं कर रही हैं, तो वो ये मानने लगता है। इसमें समय लगता है, बालपन से वो देख रहा है, तो किशोरावस्था तक उसके मनोमस्तिष्क में ये अंकित होने लगता है कि ये एक स्वाभाविक सी क्रिया है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो जब उसके भीतर ये तथ्य आत्मसात हो जाता है, तो जब वो युवा होता है, जब उसका विवाह होता है, तो वो उस प्रक्रिया को सहजता से अपना लेता है। समझे आप इस बात को? जैसे आपने देखा होगा कि आपने घर में कोई आपको सिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि बचपन में जब आप थोड़ा सा आप लगभग 1.5-2 साल के भी हुए और आप देख रहे हैं शाम को माँ आरती कर रही हैं, पिता उसमें सम्मिलित हैं, या किसी भी धर्म के हैं, वो अपने धर्म से जुड़ी हुई आस्थाओं से जुड़े हुए रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, तो वो बच्चा बिना ये जाने कि इसका मंतव्य क्या है, उन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करने लगता है। तो सकारात्मकता और नकारात्मकता सहजता से आत्मसात हो जाती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे। तो यही स्थिति घरेलू हिंसा के साथ है। घरेलू हिंसा की तो बात बाद में आती है। ये स्थिति समाज में जो एक अवधारणा बनी हुई है, स्त्री के प्रति जो असम्मान की भावना है, ये भावना वहीं से उत्पन्न होती है। प्रथम पाठशाला तो परिवार ही है, उसके बाद समाज है। तो ये जो दोयम दर्जे की जो नागरिकता स्त्री को मिली है, वहाँ उसके अनचाहे रूप से उसके अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। ये समस्त व्यवस्था क्यों अपनाई जाती है, इसके बारे में जब मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ कि इसके पीछे एक मूलभूत कारण है कि जब व्यक्ति के पास धन होता है, जो व्यक्ति अर्निंग कैपेसिटी में है, जो व्यक्ति अर्न करता है, जो व्यक्ति कमाता है, उस व्यक्ति की बात को सुना जाता है और वो व्यक्ति स्वयं ये अपेक्षा करता है कि उसकी बात को सुना जाए। तो इस व्यवस्था में जब वो अपेक्षा करता है कि उसकी बात को सुना जाए, और देखिए अभी एक मैं मिथक को, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर कक्षा में घरेलू हिंसा से जुड़े हुए उस मिथक को तोड़ूंगी जो सदियों से बड़ी दृढ़ता के साथ स्थापित किया गया है। लगभग 15-20 दिन पुरानी बात है, शायद ये 4 तारीख की बात होगी, 4 नवंबर की, कि एक रिसर्च पब्लिश हुई है जहां इस मिथक को तोड़ा गया कि स्त्री तो सदैव से ही घर का कार्य करती थी, जबकि सत्य ये था कि जो नर कंकाल मिले उनसे ये जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि आज से 9000 वर्ष पूर्व स्त्रियां भी शिकार करती थी। तो बड़े इसे कह सकते हैं प्री प्लान्ड वे में इस झूठ को, मिथक को स्थापित, मिथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसे स्थापित करने की चेष्टा की गई कि स्त्री तो सदैव से ही बहुत संवेदनशील रही है, शारीरिक तौर पर उसमें बल नहीं है, वो बनी ही इसलिए कि वो परिवार की देखभाल करे, और जब वो आर्थिक तौर पर पुरुष पर निर्भर है तो पुरुष की 4 बातें अगर वो सुन भी लेती है, शारीरिक तौर से प्रताड़ित भी हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह की तमाम बातों को धीरे धीरे इस प्रकार से स्थापित किया गया कि स्वयं स्त्री ने स्वीकार कर लिया कि उसकी ये नियति है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्थिति सिर्फ भारत में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्थिति विश्व के सभी देशों में है, चाहे वो विकसित हों चाहे वो विकासशील हों। और आप लोगों को हैरानगी होगी कि जो घरेलू हिंसा भारत में जिस रूप में होती है, उसी रूप में वो फ्रांस में भी है, उसी रूप में वो जर्मनी में भी है, तमाम कानूनों के बावजूद। तो मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि
इतने देश के लगभग 119 देशों में घरेलू हिंसा को लेकर कानून हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है कि इतने कानून बने होने के बावजूद भी ये घरेलू हिंसा इतने व्यापक रूप में समस्त संसार में व्याप्त है? तो इसके पीछे एक स्वाभाविक सा कारण है। ये मेरी विचारधारा है, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, पर चूँकि मैं स्वयं एक महिला हूँ और चूँकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी हूँ, तो ये मेरी विचारधारा है। आवश्यक नहीं है कि इससे दूसरे लोग सहमत हों। तो मेरी सोच ये कहती है कि किसी भी प्रकार की सत्ता का तात्पर्य क्या है कि आपके नीचे कुछ मातहत लोग काम करें, आपके सबऑर्डिनेट हों, जो आपकी बात को सुने और आपके थ्रू वो गवर्न हो, आपने जो कहा उनके लिए वो अमिट हो। ये सत्ता का सुख व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा सुख माना जाता है कि वो जहाँ जाए जहाँ रहे सदैव उसकी जय जयकार हो। अब जब किसी के हाथ में ये सत्ता आ जाती है तो किसी भी स्थिति में उस सत्ता को वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको स्वयं कल्पना करके देखिए कि आप जो बालक किसी भी पद को प्राप्त कर लेता है, वो वर्षों तक उस बात को उस प्रभाव में रहता है और उस पद के समय जिस प्रकार से उसके आसपास के लोग उसकी बातों को मानते हैं, उसकी समझ बातों पे, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, सहर्षा से अपना सिर नवाते हैं, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो कंट्रोलिंग आपके पास एक ताकत आ चुकी होती है, वो आपके मन मस्तिष्क से वर्षों तक नहीं हट पाती है। तो जब पुरुषों के हाथ में ये ताकत आई कि दुनिया की आधी आबादी उनके कथना अनुसार नियंत्रित हो, तो कैसे वो इस सत्य को, जब उन्होंने उस सत्य से वो परिचित हो भी जाते हैं कि स्त्री हर स्तर पर उनके समकक्ष है, तो भी वो उसे वो दर्जा नहीं देते। और आपने देखा होगा कि जब किसी को शारीरिक या मानसिक तौर पे प्रताड़ित निरंतर किया जाए तो वो अपना आत्मविश्वास खो देता है, राइट। तो जब वो अपना आत्मविश्वास खोएगा तो वो अपने अधिकारों के लिए कैसे खड़ा हो पाएगा? वो तो एक सामान्य मनुष्य का जीवन जीना भी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो यही स्थिति स्त्रियों के साथ हुई। जो प्रश्न हमारा पहला उत्पन्न हुआ था कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो सिर्फ स्त्रियों का ही प्रश्न क्यों आता है? इसलिए आता है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा नहीं होती, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत मामूली है। महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा का प्रतिशत बहुत अधिक है। तो इतनी घातक स्थिति है ये कि विश्व का सारा समाज इससे पीड़ित है। क्यों पीड़ित है वो मैंने आपको बताया कि ये दरअसल एक सत्ता का संघर्ष है जो पुरुष के भीतर और बाहर दोनों जगह व्याप्त है। और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो अपनी घर की महिलाओं को प्रताड़ित करता है। वो डर कायम कर देता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ भी होता है तो समाज से वो स्वयं तो प्रताड़ित करेगा ही, समाज में भी उस स्त्री को सम्मान प्राप्त नहीं होगा। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है जो सदियों से चली आ रही है। अब इससे छुटकारा किसी कानून के द्वारा प्राप्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे? मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी की पिटाई करता है, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता है। कल की कक्षा में मैं आपको वो कानून की धाराएं बताऊंगी जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, परंतु उसके बावजूद भी बहुत कम महिलाएं जो एक्ट बना है घरेलू हिंसा विरुद्ध के जो अधिनियम पारित हुआ है
उसका वो लाभ नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? कि अपने घर में अपने घर के सदस्य के विरुद्ध अगर जब वो रिपोर्ट दर्ज करा देगी तो संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है परिवार के टूटने की। और किसी के लिए भी अपने परिवार को तोड़ना बहुत सहज नहीं होता, और ख़ासकर उस स्त्री के लिए जो आर्थिक तौर पर स्वावलंबी नहीं है। उसके समस्त ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब वो अपने पति के विरुद्ध अगर शिकायत दर्ज कराएगी तो पति उसे अपने साथ नहीं रखेगा। यद्यपि घरेलू हिंसा अधिनियम में ये बिल्कुल स्पष्ट अंकित है और हमारा कानून इस बात की सुरक्षा देता है कि अगर घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिला अपने पति के साथ उसी घर में रहना चाहे और पति ना भी देना चाहे उस घर का अधिकार, तो भी पति को लगभग आधी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को देनी होगी। एक कानूनन अधिकार है। बावजूद उसके महिलाएं क्यों इस कानून का आश्रय नहीं लेती? क्योंकि वो अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भावनात्मक तौर पर अपने आप को स्वयं को बहुत टूटा हुआ महसूस करती हैं। दोनों स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली होती है कि जब उनकी पिटाई हो रही है, जब उनसे मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो तब भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। वो कानून का सहारा लेती हैं, तब भी उनके सामने अनेक अलग किस्म की चुनौतियाँ आती हैं। ऐसे में क्या? तो ऐसे में आवश्यकता है कि इस सामाजिक समस्या का गहन अध्ययन किया जाए, इनके उन कारणों को जड़ों से खोदा जाए जिन कारणों के कारण घरेलू हिंसा व्याप्त होती है, और उन उपचारों को ढूंढा जाए जिससे इस घरेलू हिंसा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। अभी ऐसे कौन से उपचार हो सकते हैं, इसके बारे में एक गहन शोध की आवश्यकता है। चूँकि घरेलू हिंसा के संबंध में मैं पिछले कुछ वर्षों से निरंतर अध्ययन करती आ रही हूँ, तो कल की कक्षा में मैं आपको बताऊंगी कि विभिन्न देशों में कौन से ऐसे मॉडल लागू किए गए हैं जिनसे घरेलू हिंसा से निपटने में कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर ही पर सफलता मिली है। तब तक के लिए आपसे यही मैं अपेक्षा करती हूँ कि जो कुछ मैंने घरेलू हिंसा के बारे में पिछली अनेक कक्षाओं में आपको पढ़ाया है, समझाने की चेष्टा की है, उससे आप समझेंगे और कहीं आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बेझिझक आपके पूछेंगे। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप पूछिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव मैं कामना करती हूँ और ये भी प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको वो तीव्र बुद्धि दें, तीक्ष्ण बुद्धि दें, जिससे आप अपने स्वप्नों को साकार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।